दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी में क्लास 8 का एक टॉपिक करने वाले हैं सॉइल से रिलेटेड। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। बोलता है सॉइल फॉर्मेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली सॉइल जो बनेगा वो पेरेंट रॉक से बनता है और क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है। जो रॉक है, जो पेरेंटल रॉक है, उसका कलर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये सारा इम्पोर्टेंट होता है। फिर जो जलवायु वाले कारक हैं उसमें तापमान कितनी है, वर्षा क्या है, और जो डिग्रेडेशन है उसका रेट क्या है। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि कोई भी चीज़ जो मूव कर सकती है वो रॉक को तोड़ सकती है, चाहे वो मूविंग वाटर हो, मूविंग एयर हो, मूविंग आइस हो, ह्यूमन एक्टिविटी हो, चाहे एनिमल एक्टिविटी हो। तो इस सब से भी टूट करके रॉक टूटेगा और उसके बाद जब उसमें ह्यूमस मिल जाता है तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी का बर्बाद होना। तो पहला तो ह्यूमन फैक्टर है कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया है, जंगलों को अत्यधिक काटा है, अतिचारण, बहुत ज़्यादा जानवरों की चराई की है, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया है, इससे ज़मीन डिग्रेड होता है। और फिर प्राकृतिक कारण है, बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक यूज़, लैंडस्लाइड और बाढ़, इन सारी चीज़ों से भी मिट्टी डिग्रेड होती है। बोलता है भूमि को महत्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है। तो भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हम आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या स्टेप उठाए हैं पेड़ पौधा और जीव जंतुओं को बचाने के लिए। सोपान पूछा है कि नहीं, 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो उसमें पहला है कि बायो रिजर्व, जिसको जैव मंडल निश्चय कहते हैं। यहाँ पर आपको शिकार और कटाई, इस पर रोक लगा रहता है। और फिर इकोलॉजिकल पार्क बनाए हैं और वहाँ पर भी कंजर्वेशन के स्टेप्स होते हैं। फिर बोलता है जल संरक्षण के उपाय बताइए। तो पेड़ लगाना है, रिसाव और वाष्पीकरण को रोकना है, जो वर्षा जल है उसको बचाना है आपको, तो इससे वो कंजर्व होगा। फिर मिलान करने के लिए है भूमि उपयोग। तो भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस, आपको पता है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो सड़ गल करके ह्यूमस बनाते हैं और इससे फर्टिलिटी बढ़ती है और ह्यूमस जो है वो टॉप सॉइल में पाया जाता है। फिर चट्टान बांध, ये जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और फिर कृषि योग्य भूमि, ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, क्यों। तो ये रीजन, ये जो स्टेटमेंट है ये सच है और इसका रीज़न है कि ये बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु जो है वो मानवीय गतिविधियों के लिए अनुकूल है। यह मैदान समतल है जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है और इन सभी रीजनों से यह रहने लायक बन जाती है। फिर कहता है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है, तो जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी होगा वाटर का वो कम हो जाएगा। फिर है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हवा है, हवा का वेलोसिटी है, उसको कंट्रोल करना है तो पेड़ लगा दीजिए, लाइन में लगा दीजिए, कई सारे लाइंस लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो वेलोसिटी है हवा का वो चेक होगा और सॉइल इरोजन जो है वो रुकेगा।
फिर बोलता है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत, नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या क्या है, तो जनक सेल का स्वरूप क्या है, जलवायु कैसा है, स्थलाकृति कैसी है, अगर ढलान वाली जमीन होगी तो तुरंत से रॉक गिर गिर करके टूटेंगे, जैविक तत्व पेड़ पौधे और जीव जंतु, और जो मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाला टाइम वो भी एक फैक्टर है। जो अगर मान लीजिए ग्रेनाइट रॉक है तो वो बहुत लेट से टूटेगा, लेकिन अगर सैंडी रॉक है तो वो जल्दी टूट जाएगा। फिर कहता है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए, तो उसमें है डिफॉरेस्टेशन, पर्वतीय ढालों पर ढाल के अनुरूप खेतों की जुताई। यहाँ आप देख रहे हैं कि माउंटेन बना हुआ है और अगर ये स्लोप है और अगर आपने ऐसे ही जोत दिया तो मिट्टी बारिश में बह जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से जोतेंगे सीढ़ीनुमा बना करके तो जो इरोजन है वो कम होगा। खेतों में मेड़बंदी होगी तो डिग्रेडेशन मतलब इरोजन कम होगा। तेज धारा वाले नदियों पर तटबंध बनाइएगा तो उससे भी कम होगा, अगर वो नहीं है तो इरोजन ज़्यादा होगा। पशुओं की चराई, खेतों को खाली छोड़ना। फिर यहाँ पूछा जा रहा है सदाहरित वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है, तो सदाहरित वन जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो पेड़ हैं, वो वन है जिनमें वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जिसको डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, इन वनों के वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। ये वन सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर पूछ रहा है कि भूस्खलन किसे कहते हैं, लैंडस्लाइड किसे कहते हैं। भूस्खलन के कारण और दुष्प्रभाव बताइए, तो भूस्खलन के कारण है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, लंबे समय तक भारी वर्षा, और दुष्परिणाम है सड़क तथा रास्तों का अवरुद्ध होना, जीवन व संपत्ति की हानि, और नदी के अवरुद्ध होने से बाढ़ का खतरा। ये सारा चीज जो है वो बना रहता है। तो यही था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।